नमस्कार। आपका स्वागत है द साइंस हब में। आप लोग देख रहे हैं साइंस की स्पेशल सीरीज। यह इम्पोर्टेंट है रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी मेंस जिसको सीबीटी 2 कहते हैं, सुपर टेट टेट या किसी भी स्टेट का टीएसटी पीएचटी, इवन जितने भी एग्जाम्स होते हैं जिसमें साइंस आती है, ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सीरीज है 45 नंबर की। अब तक सीरीज 44 कंप्लीट हो चुकी हैं। आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं 1151 नंबर क्वेश्चन से। गेहूं का पुष्पन होता है। जो गेहूं में पुष्पन क्रिया होती है, अर्थात वह उसमें पुष्प किस माध्यम से खिलता है, वह बताने की दोस्तों ज़रूरत है। तो इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। क्या बोलेंगे? असीमाक्ष या रेसिन इसको कहते हैं। इसके माध्यम से गेहूं में क्या होता है, पुष्पन की क्रिया होती है। और आप लोगों को मैं बता दूं, जो गेहूं है वह रबी की फसल है। गेहूं क्या है? गेहूं रबी की फसल है, अर्थात नवंबर या स्टार्टिंग दिसंबर में बोई जाती है। मार्च और स्टार्टिंग अप्रैल में इसकी कटिंग होती है। इवन अप्रैल के एंड तक भी इसकी कटिंग होती है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 1152। देखिए दोस्तों, क्या है 1152? 1152 है एगार एगार किससे तैयार होता है। एगार एगार को अगार अगार भी कहते हैं। एक किसके माध्यम से किससे तैयार किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा शैवाल। जिस जगह पर थोड़ी सी भी नमी होती है वहाँ शैवाल उत्पन्न होते हैं। शैवाल को इंग्लिश में एल्गी कहते हैं। शैवाल में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी कंप्लीट या संपन्न होती है। प्रकाश संश्लेषण को इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अब देखें क्वेश्चन नंबर 1153। बच्चे के लिंग निर्धारण में गर्भाशय की जांच एक्सरे के बजाय पराध्वनिक तरंगों द्वारा अधिक प्रमाणिक होती है, क्यों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर। देखिए, एक्सरे पराध्वनिक तरंगों की तुलना में अधिक हानिकारक होते हैं। एक्सरे क्या होते हैं? पराध्वनि जो होती हैं उनकी तुलना में अधिक हानिकारक होते हैं दोस्तों। अब इस क्वेश्चन के आंसर का डिस्क्रिप्शन आप लोग समझ सकते हैं। पराध्वनिक तरंगों की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है, जो ज़्यादा देर तक शरीर के अंदर नहीं रहता, जिससे बच्चे के शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 1154। निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी या शैवाल काई का एक उदाहरण है? काई जो आपने नदियों में, नालों में, बहती हुई नदी में नहीं, जिसकी स्पीड थोड़ी सी स्लो, तालाबों में अर्थात ठहरे हुए पानी में अक्सर आपने एक घास जैसी या हरी जैसी एक सतह देखी होगी पानी पर, उसी को काई कहा जाता या शैवाल कहा जाता है। शैवाल को इंग्लिश में एल्गी, और इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधिवत संपन्न होती है। तो क्वेश्चन है कि इनमें में से कौन सा परजीवी है जो शैवाल का या काई का एग्जाम्पल है? तो वह है बी नंबर, सफेल्यूरास। क्या बोलते हैं इसको? सफेल्यूरास इसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 1155। देखिए, जैव विविधता क्या है? जैव विविधता एक वन में बहुत प्रकार के पेड़ पौधे और प्राणी जगत। अब आप जैव विविधता को इंग्लिश में समझ लें। जैव विविधता को इंग्लिश में बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। जैव का अर्थ ही होता है जहाँ पर पेड़ पौधे और जंतु हों, उसे जैव कहते हैं। विविधता का तात्पर्य होता है कि विभिन्न प्रकार की जातियों का पाया जाना। तो जैव विविधता शब्द का पूरा अर्थ हो जाएगा जिस जगह या जिस स्थान पर विभिन्न प्रकार की जातियां पाई जाएं, किसकी? पेड़ पौधों की और जंतुओं की, तो उसे जैव विविधता कह सकते हैं। और सबसे अधिक जैव विविधता भारत में अगर पूछा जाए तो पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय में स्थित है जैव विविधता। अगर पूरे वर्ल्ड की बात की जाए तो विषुवत रेखा के 10 अंश उत्तर की ओर जाए, 10 अंश दक्षिण की ओर जाए, तो इसमें क्या है, जैव विविधता आपको मिलेगी। इसका भी कारण है क्योंकि यहाँ जो तापमान है वर्ष वर्ष समान रहता है,
और वर्ष भर लगभग 200 सेंटीमीटर से अधिक बारिश या वर्षा होती रहती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ए नंबर। देखिए डिस्क्रिप्शन आप लोग देख सकते हैं। जैव विविधता का अर्थ होता है कि एक जगह पर बहुत सारे जाति पेड़ पौधे का होना जैव विविधता कहलाता है। सबसे ज़्यादा जैव विविधता तमिलनाडु में मिलता है। कहाँ पर? तमिलनाडु। तमिलनाडु क्या है? एक दक्षिणी राज्य है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1156। प्राणी विज्ञान की शाखा का नाम जिसमें पशु व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। अर्थात विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जानवरों के व्यवहार के परिवर्तन या व्यवहार में जो भी क्रियाएं हो रही उसके अध्ययन को क्या कहते हैं? उसके अध्ययन को कहते हैं पारिस्थितिकी। इसको क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी इसको कहते हैं। इसको इंग्लिश में इकोलॉजी भी कहते हैं। तो इसके अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं? पशु के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 1157। देखिए 1157 है, बार पिंड किस में पाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, मादा कायिक कोशिका। बार पिंड किस में पाया जाता है? मादा कायिक कोशिका में पाया जाता है। अब नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1158। देखिए क्या है 1158। ब्रायोस्टेसिन्स ब्रायोस्टेटिन्स और डोलोस्टेटिन्स जिसे अपूर्व ट्यूमर रोधी एजेंटों का पता लगाने में कौन सा स्रोत विशेष रूप से लाभदायक रहा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? सी नंबर, विष और टॉक्सिन। क्या? विष और टॉक्सिन है इसका करेक्ट आंसर। अब देखेंगे हम लोग 1159 नंबर। अजैव निम्नीकरण अपशिष्ट से छुटकारा पाने का सर्वोत्तम हल क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर, पुनः चक्रण। फर्स्ट ऑफ ऑल आप समझे अजैव निम्नीकरण का मतलब क्या होता है? ऐसे पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों के माध्यम से भी मिट्टी में ना मिल सकें, ऐसे पदार्थों को अजैव निम्नीकरण कहते हैं। जैसे स्पेशली एक इसका बड़े स्तर पर एग्जाम्पल लेना चाहें तो प्लास्टिक है। प्लास्टिक कभी भी मिट्टी में नहीं मिलती, बल्कि जिस मिट्टी में रहती है या दबा दी जाती है जिस मिट्टी में, उस मिट्टी को यह बंजर कर देती है। इसीलिए ऐसी प्लास्टिक्स का यूज करना चाहिए। एक बार यूज करने के बाद उसे दोबारा फिर पुनः चक्रण करना चाहिए, रिसाइकलिंग करके उसका दोबारा अन्य किसी आकार में परिवर्तित करके उसका उपयोग करना चाहिए। जैसे अभी बॉटल के रूप में है, तो रिसाइकलिंग, जैसे कोई बॉटल है, बॉटल्स को हम किसी टॉयज में चेंज कर लें तो खुद नहीं चेंज कर सकते, इसे एक जगह कलेक्ट किया जाएगा, फिर मशीन्स के थ्रू इसको चेंज किया जाएगा। यही एक पुनः चक्रण की क्रिया होती है जिसको इंग्लिश में रिसाइकलिंग प्रोसेस भी कहते हैं। तो अजैव निम्नीकरण क्या हो गए? जो पूर्तियाँ मिट्टी में नहीं मिलती, जैसे बहुत बड़े स्तर पर एग्जाम्पल लेना चाहें आप तो प्लास्टिक ले सकते हैं या अन्य ऐसी चीज़ें ले सकते हैं। जैसे मेटल्स बहुत सारे होते हैं जो एकदम क्या होते हैं, भूमि के अंदर या मिट्टी में पूर्तियाँ नहीं मिलते हैं। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। अब बात आती है जैव निम्नीकरण क्या होता है। जैव का अर्थ ही होता है जहाँ पर पेड़ पौधे और जंतु पाए जाएं। तो जैसे कोई पेड़ पौधा गिरे आंधी तूफान में या सुनामी में, भूकंप में दब जाए, तो जब भूमि के नीचे वह दब जाता है तो एक लंबे प्रोसेस के बाद, एक लंबे समय के बाद धीरे धीरे वह सूक्ष्म जीव उसको अपघटित करके भूमि के अंतर्गत मिला लेते हैं। यही प्रोसेस जंतुओं में होता है। कोई जानवर मर जाए तो उसे दफना दिया जाए, मिट्टी में गाड़ दिया जाए, तो धीरे धीरे क्या होता है, उसके बॉडी को जो सूक्ष्म जीव है खा खा कर उसे पूर्तियाँ मिट्टी में मिला लेते हैं। सिर्फ हड्डियाँ उसके शरीर की बस्ती। सेम प्रोसेस ह्यूमन में होता है। तो जंतु और पेड़ पौधों का जब कायदे से निम्नीकरण हो जाए, इसी को जैव निम्नीकरण कहते हैं। अजैव में स्पेशली प्लास्टिक आप ले सकते हैं। प्लास्टिक का किसी भी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, मिट्टी में उसको नहीं मिला सकते, सिर्फ और सिर्फ इसका पुनः चक्रण करके या अन्य विभिन्न प्रकार के उपायों के माध्यम से हम प्लास्टिक का उपयोग कम कर सकते हैं। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1160। वर्मी कंपोस्टिंग किससे की जाती है? तो जो वर्मी कंपोस्टिंग है वह की जाती है कृमि से। किससे? कृमि से।
वर्मी कंपोस्टिंग का मतलब क्या होता है? जो घर में बचा हुआ कचरा हो या अन्य जगह से बचा हुआ कचरा हो, तो इसमें क्या होता है कि जो केचुआ होता है वह भूमि को उर्वरक बना देते या भुरभुरी बना देते। केचुआ को ही किसान का मित्र कहा जाता है। तो वर्मी कंपोस्टिंग इसी से रिलेटेड होती है, सूक्ष्म जीवों के माध्यम से तैयार की जाती है। स्पेशली केचुए का इसमें अहम रोल होता है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 1161। यदि अपशिष्ट पदार्थ पीने के पानी के स्रोत को दूषित कर दें तो निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी फैल जाएगी? तो यह फैल जाएगी टाइफाइड। अपशिष्ट जो पानी दूषित हो, शुद्ध ना हो, या उसका किसी नहर नाले से कनेक्शन हो, जहाँ आपने हैंडपंप लगा रखा हो तो उसमें रिस रिस के नहर का पानी जा रहा हो, नदी का सीवेज का पानी जा रहा हो। स्पेशली जो सबसे ज़्यादा दूषित पानी होता है वह सीवेज का होता है, जिसको सीवर टैंक भी कहा जाता है। यह स्पेशली किसका रीजन जाके, जब इस व्यक्ति को कोई व्यक्ति दूषित पानी को ग्रहण करता है, पीता है, तो उसे 100% टाइफाइड होने की प्रबल संभावना हो जाती है। तो अपशिष्ट पदार्थ पीने के पानी के स्रोत में दूषित कर दे तो कौन सी बीमारी होती है? अर्थात दूषित पानी को पीने से टाइफाइड होने की संभावना हो जाती है। अब देखें क्वेश्चन नंबर हम लोग 1162। कौन सी शिरा फेफड़ों से हृदय में शुद्ध रक्त लाती है? जो फुफ्फुस सिरा होती है, क्या होती है? फुफ्फुस सिरा होती है। यह क्या करती है? फेफड़ों से हृदय में शुद्ध रक्त लाती है। हृदय का कार्य क्या होता है? रक्त को शुद्ध करना। और हृदय की विशेषता बता दें, इसमें 4 चेंबर होते हैं मनुष्य के हृदय में। मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। कितनी बार दोस्तों धड़कता है? ये 72 बार धड़कता है। और इसकी एक विशेषता बताते हैं, जब दिल की धड़कन 72 से कम हो जाए तो कहते हैं बीपी लो है। और जब यही हार्ट बीट 72 से एबव हो जाए, अर्थात ऊपर हो जाए, उसको कहते हैं कि बीपी हाई है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 1163। देखिए क्या है? बहुत से तृणों की पत्तियां, देखिए फिर से देखते हैं क्वेश्चन अपना 1163। बहुत से तृणों की पत्तियां वलित और अनवलित होने में समर्थ होती क्योंकि? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, उनके मध्यरागी घेरे और स्पंजी पैरेनकाइमा में विभेदित नहीं होते हैं। अर्थात इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर है। देखिए उनके जो मध्यरागी घेरे और स्पंजी पैरेनकाइमा वो क्या होते हैं? किसी भी तरीके से विभाजित नहीं होते हैं। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या है? 1164। फ्लूरा किसका आवरण है? तो यह हो जाता है फुफ्फुस या फेफड़ा। जो फ्लूरा होता है, फुफ्फुस या फेफड़ा या लंग्स का, ये क्या होता है? कवर होता है, या हिंदी में इसको आवरण भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। देखिए 1165। निम्नलिखित में से कौन सा एक अंडद स्तनी है? अर्थात इनमें से कौन सा एक अंडद स्तनी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बदक चोंच, जिसको डक बिल्ड भी कहते हैं या प्लेटिपस भी कहते हैं। देखो इस अंडद स्तनी का मतलब है कि कौन स्तनपायी है या स्तनधारी है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्तनधारी समझे, ऐसे जंतु जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं उनको स्तनधारी की कैटेगरी में रखा जाता है। तो जो प्लेटिपस है वह स्तनधारी की ही कैटेगरी में या स्तनधारी के ही वर्ग में आता है। इंग्लिश में इसको मैमल्स भी कहते हैं। करेक्ट आंसर क्या बी है इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 1166। मेढक के वृक्क किस प्रकार के होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, आदि वृक्क। जो मेढक के वृक्क होते हैं, वृक्क का मतलब होता है किडनी। जो किडनी होती है मेढक में वह किस प्रकार होती है? वह आदि वृक्क टाइप की होती है। मनुष्य में किडनी की संख्या कितनी होती है? 2 जोड़े में एक पाई जाती है। किडनी का कार्य क्या होता है? शुद्धिकरण अर्थात फिल्ट्रेशन या प्यूरिफिकेशन का कार्य किडनी का होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 1167। देखिए 1167 क्या है? समानता टूटी हड्डियों को सेट करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा
बी नंबर कैल्शियम सल्फेट। तो ये वही प्लास्टर ऑफ पेरिस है। जैसे किसी व्यक्ति की हड्डी टूट जाए, हाथ टूट जाए, पैर टूट जाए, तो आपने सफ़ेद कलर का जो देखा होगा, एक पाउडर मिक्सअप करके चढ़ाया जाता और कुछ समय बाद वह बहुत स्ट्रांग हो जाता। 15 से 20 दिन या 1 महीने तक जो हड्डी टूटी होती उस पर ये चढ़ा रहता। क्यों चढ़ाया जाता? ताकि वह हड्डी ऊपर नीचे ना हो और एक निश्चित समय के बाद वह हड्डी अपनी दूसरी हड्डी से जिससे अलग हुई थी उसके साथ जुड़ जाए। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल नेम क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट इसका नाम होता है। अब देखें क्वेश्चन नंबर हम लोग दिए गए हैं 1168। कुनैन की औषध किससे प्राप्त होती है? तो ये सिंकोना से। देखिए यहाँ पर सिंकोना लिखा है, बट इसको सिंकोना भी लिखते हैं। जो कुनैन की गोलियां आपने देखी होंगी, छोटी छोटी कपड़ों के बॉक्स में रख दी जाती हैं ताकि कपड़ों से एक विशेष प्रकार की दुर्गंध ना आए, एक इसी टाइप की एक सुगंध आए। सफ़ेद प्रकार की कुनैन की गोलियां होती हैं जो सिंकोना के पौधे से बनाई जाती हैं। अब देखें क्वेश्चन नंबर 1169। क्या देखेंगे दोस्तों? 1169 हम लोग देखेंगे। 1169 में आप लोग देखिए क्या दिया गया है। पौधे किस प्रक्रिया से प्रजनन करते हैं? जो पौधे होते हैं उनमें भी रिप्रोडक्शन होता है, वह किस माध्यम से करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा परागण। क्या हो जाएगा? परागण के माध्यम से वह क्या करते हैं? वह रिप्रोडक्शन करते हैं। परागण क्या होता है? परागण को इंग्लिश में पॉलिनेशन कहते हैं। जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर बीज, किसके बीच? पेड़ पौधों के फूलों के बीच एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचते हैं, चाहे कोई माध्यम हो, चाहे पानी हो, चाहे वायु हो, चाहे जानवर हो, चाहे कीट पतंगा के माध्यम से पहुंचते हो, तो ये परागण ही पहुंचते हैं। तो क्या हो पाता है? इनसे ही प्रजनन की क्रिया या रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कंप्लीट होता है प्लांट्स में। प्लांट्स में एक और अहम प्रोसेस होता है जिसको फोटोसिंथेसिस भी कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 70 नंबर। देखिए क्या दिया गया है। आमतौर पर पिंक मोल्ड किसका नाम है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूरोस्पोरा। जो पिंक मोल्ड है वो किसका नाम है? न्यूरोस्पोरा का नाम है पिंक मोल्ड। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1171। देखिए रुधिर लसिका जिसको हीमोलिम्फ कहते किसमें देखी जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर एनेलिड, जिसको लघु वलयक भी कहते हैं। इसमें रुधिर लसिका या हीमोलिम्फ पाई जाती है। अब बात करें अगर रक्त की, तो रक्त में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स या प्लाज्मा होता है। आरबीसी रेड ब्लड कार्ब सेल्स, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड कार्ब सेल्स होता है। जो अपना रक्त होता है वो रेड होता हीमोग्लोबिन की वजह से। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 1172। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1172। वह विषाणु जो कैप्सिडहीन होता है लेकिन केवल न्यूक्लिक अम्ल युक्त होता है क्या कहलाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वायरियन। क्या कहते हैं इसको? वायरियन कहते हैं। अर्थात वह विषाणु जो कैप्सिडहीन होता है, अर्थात उसमें कैप्सिड नहीं होता लेकिन न्यूक्लिक अम्ल होता है, उसमें क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है, वह क्या कहलाता? वह वायरियन कहलाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 1173। देखिए बी लसिकाणु जिसे लसिक अणु भी कहते हैं के द्वारा होने वाली प्रतिरक्षा को क्या कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपार्जित प्रतिरक्षा। बी लसिकाणु के द्वारा होने वाली प्रतिरक्षा को क्या कहते हैं? उपार्जित प्रतिरक्षा। क्या कहते हैं? उपार्जित। अब नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1174। देखिए केचुए की पृष्ठीय रुधिर वाहिका में केचुए की पृष्ठीय रुधिर वाहिका में रक्त का प्रवाह किस ओर होता है? तो इसका होता है पार्श्वमुखी, अर्थात पीछे की ओर क्या होता है? रुधिर वाहिका में रक्त का प्रवाह होता है। लेकिन पृष्ठीय, केचुए की पृष्ठीय रुधिर वाहिका में रक्त का प्रवाह होता है पीछे की ओर, अर्थात पार्श्वमुखी की ओर होता है। अब देखेंगे हम लोग 1175। देखिए निम्न में से कौन सा जैव निम्नीकरण है? प्लास्टिक के मग? बिल्कुल नहीं। प्लास्टिक की कोई भी वस्तु हो
वो किसी भी तरीके से भूमि में मिल नहीं जाएगी। उसे कोई भी सूक्ष्म जीव उसको अपघटित नहीं कर सकता। प्लास्टिक अजैव निम्नीकरण के अंतर्गत आती है। अब इसके बाद रजत पन्नी, ये भी नहीं है। लोहे की कीलें नहीं है। चमड़े की जो बेल्ट है, अर्थात जो चमड़ा प्राप्त होता है किसी न किसी जानवर की त्वचा से या खाल से ही प्राप्त होता है। तो जो चमड़े की बेल्ट होगी वह क्या हो जाएगी, वह जैव निम्नीकरण के अंतर्गत आएगी। एक लंबे प्रोसेस के बाद, एक लॉन्ग प्रोसेस के बाद इसे सूक्ष्म जीव जिनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं, वह धीरे धीरे इस चमड़े की बेल्ट को भूमि में समाहित कर देते हैं। तो चमड़े की जितनी भी चीज़ें होंगी सारी की सारी जैव निम्नीकरण में आएंगी। बाकी ग्रीन वेजिटेबल्स, पेड़ पौधे या जंतुओं की सारी चीज़ें क्या होती हैं, सब ये चीज़ें इसी में आती हैं। अब दोस्तों उम्मीद है ये सीरीज आपको पसंद आई होगी। एक चीज़ और आप जान लें, पेड़ पौधे और जंतुओं के जैसे नाखून और बाल होते हैं, यह क्या होती है, ये भूमि में पूर्णतया नहीं मिलते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है ये सीरीज आपको पसंद आई होगी। इसी तरीके की ज़बरदस्त सीरीज आपको कंटिन्यू मिलती रहेगी। आपको दोस्तों करना क्या है, इस सीरीज को अधिक से अधिक लाइक करना, शेयर करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।